चलो कहां तक हो गया अपना? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। चलो 1 से 30 तक अपने को याद हो गए, पक्का? ये एक था कुछ, सही है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, भार कितना है, कितना है? 65, सही है। चलो इसके बारे में क्या हम इसका परमाणु क्रमांक बता सकते हैं? कितना? ये 30। चलो इसका द्रव्यमान बता सकते हैं, कितना? 65। क्या हम इसमें प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं, कितने? 30। चलो इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, कितने? 30। न्यूट्रॉन बता सकते हैं, कितने? 35। बता सकते हैं ना? चलो फटाफट फटाफट, परमाणु क्रमांक क्या होता है सबको क्लियर है? कैसे इसको डिनोट करते हैं? नीचे वाला जो होता है ए से करते हैं, इसको दर्शाने का जो तरीका है तो जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके नीचे की साइड हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, सही है। क्या होता है ये? तो ये होता है उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन की संख्या है, किसकी? न्यूट्रॉन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉन भी कम ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यदि वो उदासीन है तब फिक्स है, लेकिन यदि वो आयंस है तो कम ज्यादा होंगे। तो यहां पर जो है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता, सही है क्या? किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जेड से दिखाते हैं, ये आवेश रहित मतलब उदासीन होता है। यदि उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी के आधार पर आवर्त सारणी में रखे हुए हैं। बोलो ये सारे पॉइंट किसके बारे में है? परमाणु क्रमांक। किसके बारे में? परमाणु क्रमांक के बारे में। फिर अपन ने बोला था द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जिसको अपन ने 1 से 30 तक इनको निकालना भी सीखा। क्रमांक भी हमको 1 से 30 तक याद है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो क्या बोलेंगे कि नाभिक के अंदर क्या है? तो नाभिक के अंदर दो चीजें होती है। यदि मैं बोलूं आपको कि ये क्या चीज है? सोडियम। मैं यदि पूछूं इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। आप पहले समझो पूछा क्या। यदि मैं पूछता इस सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने, तब 11 बोलोगे, लेकिन नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ में आ रहा है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। तो ध्यान देना पहले। तो ये क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसको ए से डिनोट करेंगे। किसका किसका योग होगी ये? किसका किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहीं से अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? तो Z प्लस एन बोल सकते हैं। और यहीं से यदि एन निकालना हो तो हमने सीखा था A माइनस जेड, या हम बोल सकते A माइनस पी। बोलो, बोल सकते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ए से। कहां पर होता है? तो ऊपर इसको डिनोट करते हैं। कहां दिखाते हैं? ऊपर। ये Z क्या है? तो परमाणु क्रमांक है। ये ए क्या है? तो द्रव्यमान संख्या है। एन क्या है? यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या। क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है? तो किसी भी हम एलिमेंट को देखकर उसके यदि इतना हमको दिया है और अब तो नहीं दिया तो भी बता सकते हैं, सही है। नहीं दिया हो तब भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और कितनी जानकारी निकाल सकते हैं? तो ये जानकारी हम निकाल सकते हैं। बोलो पहली चीज तो अब ये देखो कि ये सही भी लिखे कि नहीं लिखे, क्योंकि अब हमको आता है। पहली चीज तो हमको क्या देखना, क्या ये सही लिखे। इसको देखो क्या ये सही है? ये वाला, ये वाला, ये तो वही है। ये सही है क्या? तो
अब क्या है, अब हमको थोड़ा क्लियर हो रहा है कि अच्छा ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये हमने अभी पिछले 2 दिन में याद करा। यदि इसकी जगह मैं कुछ और लिखूं, जैसे मुझे कोई बोले कि कैल्शियम, तो भी मैं लिख सकता हूं। ये कितने नंबर पे था, और 40, ये अपने को फायदा हुआ। यदि मैं यहां पर लिखूं ये कितने पे, ये कितने पे है, और यहां पर कितना आएगा, 39, सही है। यदि यहां पर बोले कि ये वाला है तो क्या होगा, कितना होगा, 40, ठीक है। तो ये अब हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, सही है क्या, अपने मन से भी लिख सकते हैं, सही है। यदि इतना हमको दिख रहा है तो क्या ये जानकारी हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो यदि कोई पूछे कि मैग्नीशियम में जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 12। आर्गन में कितने होते हैं, 18। पोटेशियम में कितने होंगे, सोडियम में कितने होंगे, 11। लेकिन यदि मैं पूछूं कि मैग्नीशियम में द्रव्यमान संख्या कितनी है, कितनी है, 24। फ्लोरीन में 19, कितनी है, 19। मतलब उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 19 है, बोल सकते हैं। यदि मैं बोलूं इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने होंगे, 12। इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें 10। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कितने होंगे, 20। निकाल सकते हैं। तो हम इनको देखकर ये पांचों जानकारी निकाल सकते हैं, सही है क्या। चलो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इस 1 नंबर में परमाणु क्रम में यहां लिख रहा हूं Z बराबर क्या है, Z बराबर क्या है, 19। A बराबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, 19। निकाल सकते हैं। चलो फिर ये अपन ने 2 नंबर लिखा, ये अपन ने किसको दिया, तो ये इसको दिया। चलो इसमें बताओ, इधर से बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने, 9। न्यूट्रॉन कितने, कितने, 10। प्रोटॉन कितने, कितने, 9। मास नंबर और एटॉमिक नंबर 9, सही है। यदि ये तत्व से आयन बनता है तो किसकी संख्या चेंज होगी इन सब में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी की चेंज नहीं होगी, जबरदस्ती चेंज नहीं करना। तो यदि यहां पर मैं यदि एक प्लस लगा दूं और अब मैं पूछूं इसका Z कितना है, क्रमांक कितना है, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11, सही है। एटॉमिक मास कितना है, 23 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने हैं, 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पहले कितने थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। प्लस आया है, ये प्लस क्यों आया इसको भी हम देखेंगे जब हम आगे इसको बढ़ते जाएंगे। कितने प्लस आएंगे, कितने माइनस आएंगे, जबरदस्ती नहीं लगाना है ना। पता चला किसी पे भी लगा दिए 2-4, ऐसे नहीं करना है। पहले अपने को उसको समझना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है ना। नहीं तो पता चलो चंदा मांगने आते ना कि जबरदस्ती 500 की रसीद बना दी, तो वो काम नहीं करना है। पहले पता चले इसके बाद है भी कि नहीं है, समझा रहे। वो खुद उधारी में और जबरदस्ती तो अपने को भी नहीं मिलेगा। तो पहले हमको इसकी संयोजकता देखना पड़ेगा क्या होती, उस पर हम आने वाले हैं। बढ़े आगे, चलो समस्थानिक क्या होते हैं, ये चीजें अब फटाफट क्लियर होना चाहिए, है ना। कुछ नहीं करना। समस्थानिक किसको बोलेंगे, जिसकी परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन की संख्या। डेफिनेशन में क्या लिखा आया है कि ऐसे जिनको क्या बोलेंगे कि जिनमें प्रोटॉन समान हो, इलेक्ट्रॉन समान हो,
लेकिन मतलब न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे। यदि न्यूट्रॉन भी बराबर होंगे तो फिर तो सब बराबर हो जाएगा। तो क्या अलग अलग हो, या तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो या न्यूट्रॉन की संख्या। यहां पर दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये किसके हैं? तीनों का नाम हाइड्रोजन है। पहले ये तीनों किसके? हाइड्रोजन के। लेकिन पहली कंडीशन जब उसमें एक प्रोटॉन हो, ये क्या चीज है? उसका क्रमांक 1 हो और उसका मास 1 हो। यहां पर क्रमांक 1 हो, मास 2 हो। यहां पे क्रमांक 1 और मास 3 हो। तो यहां पर यदि हम देखें तो इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? एक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? कितने होंगे? 1। यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की तो कितने होंगे? कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना? 1। कितना आएगा? 1। और क्या बचा? जेड कितना? 1। ये जानकारी मिली। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक प्रोटियम, क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? तो ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रिटियम भी बोलते हैं या ट्राइटियम, जैसा आपको बोलना है। तो ट्रिटियम या ट्राइटेरियम। ये जो है इकलौता ऐसा बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या अपने को मिलेगी, यहां पर मिलेगी। इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एटॉमिक नंबर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं। प्रोटॉन चेंज नहीं होते। यदि ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होते। यदि उदासीन है तो यहां पर भी यदि मैं बोलूं तो प्रोटॉन कितने? यदि प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इसका जेड 1, इसका एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2। यदि यहां बात करें तो प्रोटॉन 1, जेड 1, न्यूट्रॉन 2। न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक मास कितना? 3। सही है। तो यहां पर भी दिख रहा आपको इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। क्यों? क्योंकि किसी पे भी आयन नहीं है अभी, सबके सब क्या है? तत्व। तो इसको बोलते हैं समस्थानिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोटोप। तो एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इनमें से कौन, या बोलेगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताओ, या हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक बताओ जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो यहां पे क्या बोला? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो न्यूट्रॉन अलग अलग आए। यहां पर न्यूट्रॉन 0, यहां पर कितना? 1, यहां पर कितना? 2। या फिर क्या बोला? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें द्रव्यमान संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3। क्लियर है इतना? इनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप या फिर समस्थानिक। वैसे ही कार्बन के 3 समस्थानिक, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सी। ये सबसे सिंपल वाला, ये क्या है? सबसे सिंपल वाला। इसी का एक समस्थानिक है जिसको क्या बोलेंगे? और एक और समस्थानिक है, वो ये है। कितने समस्थानिक रहेंगे? 3। तीनों क्या है? तो कार्बन है। तीनों क्या है? कार्बन है। ये आयन नहीं है, अभी भी क्या है? कार्बन है। तीनों में प्रोटॉन कितने? 6। प्रोटॉन कितने? 6। लेकिन यदि हम बोले तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने? तो 12 - 6 कितने? 6। लेकिन इसमें कितने? 7। इसमें कितने? 8। इसका यदि हम बात करें, इसकी बात करें तो इसका जेड कितना? तो 6। इसका जेड कितना? तो 6। इसका जेड कितना? तो 6। मतलब प्रोटॉन भी उतने ही, प्रोटॉन भी उतने ही, प्रोटॉन भी उतने। लेकिन इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितनी? 12। इसकी बात करें तो 13। इसकी बात करें तो 14। सही है। यदि न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर कितने आएंगे? 6, यहां पर 7, यहां पर। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे?
इसमें कितने आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे जब तक कि वो आयन ना हो। इसको ध्यान रखना, न्यूट्रॉन चेंज होंगे। इसीलिए तो डेफिनेशन में क्या था, जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती। आप इसको इलेक्ट्रॉन चेंज कब होंगे? जब आयन होगा। आयन होगा तो कभी भी ये समस्थानिक नहीं होंगे, इसको ध्यान रखना। और समझ में? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, या तो द्रव्यमान संख्या चेंज होगी या न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ रहा है? इनको क्या बोलेंगे? समझ। आपको ये याद रखना ये क्या होते, आगे चल के हम इनके यूज भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इनके यूज, कौन किस में यूज होगा तब देखेंगे। यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती तो उससे क्या गड़बड़ होगी वो भी देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम ये देख रहे हैं कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? और ये 3 नाम अच्छे से याद रखना, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यदि न्यूट्रॉन 0 रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटियम। यदि 1 न्यूट्रॉन रहेगा तो ड्यूटेरियम, और 2 रहेंगे तो ट्राइटियम या ट्रिटियम। इतना समझ में आ रहा है? दूसरा हमको क्या देखना है, तो समस्थानिक किसको बोल, ये हेडिंग गड़बड़ हो गई है ना, मैं इसको भी करता हूं। क्या बोलेंगे इसको? समभारिक। क्या बोलेंगे? समभारिक, है ना। यहां पर थोड़ा सा क्या बोलेंगे? समभारिक, है ना। और इसको बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको? आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। अब ध्यान देना, यहां एक कंफ्यूजन आ जाएगा। अब अपने को कंफ्यूजन आना चालू, देखते जाना, भी समझ में आएगा। क्या बोला? जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती। हमको भी कुछ पता, हमको क्या पता है कि ये हमने देखा था 18 था, ये 40 था, और एक कुछ था, क्या था? कैल्शियम 20 और 40। इससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? तो समभारिक है। क्या है? समभारिक है। दोनों क्या है? समभारिक। इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की बराबर है। जब द्रव्यमान संख्या बराबर हो तो उनको समभारिक बोलते हैं, आइसोबार बोलते। क्या बोलते हैं? आइसोबार। और यदि ये कंफ्यूज करे तो यहां क्या लिखा है? तो मैंने लिखा भार। क्या लिखा? भार। और ऐसे लिखा भार। बोलो, ए हटा दो, ये एच हटा दो, तो बार, आइसोबार, है ना। कहीं से भी लिंक करना थोड़ा बहुत। तो समभारिक किसको बोलेंगे? तो आइसोबार। किसको बोलेंगे? आइसोबार को। ठीक है। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल क्या दिया? तो यहां पर एक एग्जाम्पल में क्या आ गया? तो एक एग्जाम्पल में ये आ गया। और हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि जो पोटेशियम होता है इसका 19 और 39 होता है। सही है? इसका मतलब क्या हुआ? अब तो गड़बड़ हो गई, हुई गड़बड़, अब तो गड़बड़ हो गई। बोलो, ये तो हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से नहीं आता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहां पर लिखा है ये है तो पोटेशियम, लेकिन हो सकता है ये इसका समस्थानिक हो। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है, बदलती है। कार्बन भी हमको पता है 12 होता है, लेकिन हमने एक 13 वाला भी देखा, एक 14 वाला भी देखा। इसका मतलब ये उसका क्या होगा? यहां लिखा क्या है उससे अपने को देखना है। तो वो ये बोल रहा है कि इसमें प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22, टोटल मिलाओगे तो ये 40 मिलेगा। यहां पर ये बोल रहा प्रोटॉन 19, ये 21, टोटल मिलाओगे तो 40 होगा। यहां पर 20, 20, 40, मतलब ये सबके सब क्या है? समभारिक है। क्या है? समभारिक है। ये तीनों क्या है? वैसे ही यहां पर भी दिया है, वैसे ही ये तो कुछ गड़बड़। अब सही है? तो इसका तो हमको सही लग रहा है। क्लोरीन में हमने गड़बड़ लगी। क्लोरीन में हमको पता है 35.5। सही है? इसका मतलब यहां पे भी वही चीज होगी, यहां पर भी क्या होगी? वही चीज होगी। सल्फर में हमने क्या देखा था? कितना देखा था? 32। इसका मतलब होता है कि आगे चल के हम जब चीजों को देखेंगे कि किस कंडीशन में समस्थानिक बनते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तो हम सिर्फ ये बोले कि आइसोबार शब्द का मतलब क्या होता है।
कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी जो है इनमें कंफ्यूज मत हो, अभी आपको जितना पता उससे ये जानो कि जब इनकी क्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। और कोई था अपने 1 से 30 तक जिसको हम संभारिक बोल सकते? कौन सा था? एक था कोबाल्ट, एक था, देखिए ये कितने नंबर पे था? किस पे था? ये किस पे था? और ये किस पे था? ये किस पे था? ये किस पे था? इसके बाद क्या था? यही था। ये इसलिए क्योंकि अपने को देखना क्या माइनस करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, तो ये 5, ये 5.5, ये 3 वाला, तो ये कितना? तो 28 इंटू 2 प्लस 3, ऐसा कुछ था। इसमें कितना जोड़ना है? तो 5, कितना जोड़ना है? 5, तो 27 इंटू 2 प्लस 5, ये भी आएगा। इसका मतलब ये, इसका भी 59, इसका भी 59, मतलब ये दो किसके एग्जाम्पल है? संभारिक। किसके एग्जाम्पल है? संभारिक। हाँ, आगे जब आयन पढ़ लेंगे तब हम खुद भी प्लस माइनस करके उसको संभारिक बना देंगे। समझ आ रहा है? तो उसको भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे। आ रहा समझ में? चलो बढ़े आगे। चलो अगला बोलता है सम न्यूट्रॉनिक। ये देखने से पता नहीं चल रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ता है? सम न्यूट्रॉनिक, या इसको आइसोटोन भी बोलते हैं। ध्यान देना, ये यदि ये आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो सब पहचान गए ना। आइसो न्यूट्रॉनिक में किसको दिक्कत? इसको भी देख के ही पहचान गए। लेकिन इसकी जगह शब्द क्या आता है? तो आता आइसोटोन। क्या शब्द आता है? आइसोटोन। और इसमें क्या बराबर होना? तो न्यूट्रॉन की संख्या। क्या बराबर होना? न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। अभी यहां फिर गड़बड़ मिलेगी, गड़बड़ मिलेगी। हाँ, इसमें गड़बड़ है क्या? जितना अपन ने देखा है ना। तो हम अपने हिसाब से यदि देखें तो हमने ये देखा था कि हमने एक देखा था आर्गन था, ये क्या था? 1840, सही है। और क्या देखा था? जिसमें न्यूट्रॉनिक कर सकते हैं, जिसमें हम आइसो न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? एक तो ये दिख रहा। अब कार्बन में 12 होता है, लेकिन ये अभी हमने देखा इसका एक समस्थानिक है। क्या है? इसको बोलते कार्बन 14। क्या बोलते इसको? कार्बन 14। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। और यदि यहां की बात करें ऑक्सीजन में, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। मतलब हमको डायरेक्ट पता कि कार्बन ऑक्सीजन सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, लेकिन कार्बन का ऐसा एक समस्थानिक है जो इसके साथ क्या है? आइसोटोन है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम आगे चलेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये तो वाला तो सही है, इसमें गड़बड़ है। लेकिन वो गड़बड़ किस लिए, वो चीज हमको आगे क्लियर होगी। आ समझ में? अभी ये है कि अभी कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, खुल जाएगा। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसमें पढ़ा था 14 वाला, सही है। लेकिन ये 15 है, मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा, सही है। कोई बोलता है कि अमोनिया ऐसा भी है, कोई बोलता है ये भी है, तो कुछ तो आगे समझ में आएगी चीजें, है ना। तो ये सब चीजें हमको धीरे धीरे समझ में आते जाएगी, आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। अभी ये एग्जाम्पल अभी पहली नजर में अपने को लग सकता है गड़बड़ है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये क्लियर होते जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? इसलिए मैं अभी इस पे डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैं बोला जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो उसको क्या बोलते हैं। यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहां पर भी कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर लिखे हुए हैं, जिनके अंदर ये क्या है, इनके अंदर सभी में 20 क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जितने भी दिए सब में कितने हैं, 20 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 20 न्यूट्रॉन। ये तो हमको भी पता है, बोलो पता है ना। ये तो हमारे, हमने जितना पढ़ा उसमें भी आता है ये तो, कि नहीं आता? आता है। 19 दूनी 38, 1 39 और 20 दूनी 40 हमारे इसमें आता है। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम और कैल्शियम क्या है, तो आइसोटोन है। क्या है, आइसोटोन है। बोलो, बोल सकते हैं। चलो, तो 3 चीजें यहां पर आएगी। पहला आएगा आइसोटोप, दूसरा आएगा आइसोबार और तीसरा आएगा आइसोटोन। टोन जब आएगा तो न्यूट्रॉन संख्या, बार जब आएगा तो द्रव्यमान संख्या, और टॉप जब आएगा तो
परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। सही है। अब यहां से जो है, यहां से हमको जो चीजें थोड़ी है ना, यहां से उतना तो हमारा ये बोल सकते कि पुराना हमने कवर करा है। यहां से अब हमको स्टार्ट करना है। कुछ चीजें अब हमको समझ में आ गई है, हमने कुछ चीजें निकालना सीख लिया है। यहां से इस चीज को सही समझना है। सबसे मेन शब्द है इसमें तत्वों की संयोजकता। तत्व क्या होता है ये हमको पता चल गया। और यदि कोई तत्व बोले तो हम ये भी बता सकते उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो बता सकते कि नहीं बता सकते। जैसे मैंने यहां पर एक तत्व लिया और मैंने बोला कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो बता सकते इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कितना होगा 13। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं में ये बोल सकता है इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, बोलो। और यदि इलेक्ट्रॉन 13 होंगे तो मुझे यह भी पता है कि पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, बचेंगे 3। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं। यदि ये नाभिक हुआ तो इसकी 3 कक्षाओं तक ये जाएगा। कितनी कक्षाओं तक? 3 कक्षा। यहां पर कितने आएंगे तो 2 आएंगे, यहां पर कितने आएंगे तो 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इसके अंदर 8 आ गए। और फिर कितने आएंगे तो 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। ये जो 3 आए हैं, अब ये 3 जो है आगे चल के हमको ये देखना है कि इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन में अपनी संतुष्टि के लिए, ये संतुष्टि इसको कब होगी? जब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कब होगी? जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास समस्या ये है कि इसके पास 3 है। 2 कंडीशन है, या तो 3 का दान करे, या तो 3 का दान करे या त्यागे, या फिर 5 ग्रहण करे, बोलो। तब जाके वो आता उस चीज पर। अब आसान क्या है वो देखना है। तो आसान ये है कि 3 दे दो भैया 5 को जुगाड़ लाने से पहले। तो जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्या चीज है? ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा। लेकिन बात ये है कि ये जाएगा क्यों? अब ध्यान दो, ये तो बंधा हुआ है। ये क्या है? इस प्रोटॉन के द्वारा बंधा हुआ है। हमने पढ़ा इनके बीच में एक आकर्षण बल है, तभी तो ये घूम रहा है। ये जाएगा कैसे? तो ये जाएगा तब जब इसके पास कोई इसको और खींचने वाला आ जाए और उसका बल ज्यादा हो, तब जाएगा। ऐसे नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा है? ये किसी चीज से बंधा हुआ है, ये तब जाएगा जब इसके पास ऐसी चीज आए जो इसको और अधिक बल से खींचेगी, तब जाएगा। आ रहा समझ में? अब बात यह थी कि यदि ये यहां से जाता है तो इसमें क्या कम होंगे? तो मैंने बोला कि यदि हम इसकी बात करें तो ये एल्यूमिनियम है, क्या होता है तो 13। इधर क्या होगा? हमको ये जानकारी पता है कि इसका Z कितना होगा 13। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 13। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? इसके अंदर इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 27। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13। लेकिन यहां से यदि 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अब कितने बचे? 10 बचे। कितने बचेंगे? 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन ज्यादा है। 3 प्रोटॉन ज्यादा है। तो जब इसमें से अभी तो कुछ नहीं है, यदि ऐसा लिखा हुआ है मतलब सब कुछ सही है। लेकिन जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर 1 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्रोटॉन ज्यादा है और प्रोटॉन पे आवेश धन होता है। कितने गए? 3। तो इसमें 3 प्लस आएंगे। या तो ऐसा लिखे या फिर इसको ऐसा लिखे। प्लस कब आएंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। क्यों आएगा प्लस? क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो ये पूरे रूप से देखे तो धनावेशित हो गया। और कितने धनावेशित? तो 3 धनावेशित, इसलिए इस पे प्लस आएगा। इसमें क्या हुआ? तो मैंने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से गए। क्या गए? इलेक्ट्रॉन गए। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही आवेश कहलाता है और आवेश ही धारा कहलाता है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब इसमें धारा भी जा सकती है। मतलब ये धातु होगा। क्या होगा? मतलब धातु किसे कहेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बोलो, जिन पे धनावेश होता है, बोल सकते हैं। तो आगे चीजें भी यहां से निकल के आएगी। चलो वापस आओ इसके ऊपर।
संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता है। मतलब वो जो है, यहां पर पहले एक नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑक्टेट नियम एक ये है, ये ऑक्टेन होगा। ये क्या है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। अब ये क्या बोल रहा है कि संयोजन क्षमता क्या है, कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता है, उसको संयोजकता बोलते हैं। तो हमने अभी एल्यूमिनियम की बात करी, तो एल्यूमिनियम के हमको ये पता चला कि इसमें कुछ ऐसा था, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे, और ऑक्टेन का नियम ये कहता है कि 8 पूर्ण करो तब आप पूर्ण हो जाओगे। अब इसके पास 3 ज्यादा है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करे, या ग्रहण करे, या किसी से साझा करे। यदि ये हो जाएगा तो उसको हम संयोजन क्षमता बोलते हैं, और उस क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो यदि हम बोले तो पहली चीज ये पूछेगा कि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहली चीज तो ये सोडियम है, इसका क्या होता है, तो सोडियम का भी हम लिख लेते हैं, तो 11 23। इसका क्या होगा? 2 8 1। इसलिए बाहरी कक्षा में कितने हैं? 1। तो जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। क्या बोलेंगे? संयोजी कक्षा। और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कक्षा में पाए जाते हैं। किसमें? संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा कौन सी होगी? तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सी होगी? तो यदि मैं बोलूं कि यदि ये एल्यूमिनियम है तो इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 3। कितने हैं? लेकिन इसकी संयोजकता 3 होगी कि ज्यादा होगी उस पर? अभी तो 3 होगी। अभी कितनी होगी? 3 होगी। और एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम समझेंगे। आ रहा समझ में? चलो ठीक है, आते हैं। इसमें कोई प्लस या माइनस चिन्ह नहीं होता, मतलब संयोजकता जब भी होगी तो 3 होगी, ऐसे नहीं होगी। सिर्फ उसको ऐसा, वो त्यागेगा या ग्रहण करेगा अलग है, लेकिन उसको सिर्फ सिंबल ऐसा बताएंगे 4 या 3 या 2। इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, वो प्लस माइनस उसको आयन के रूप में हम ऊपर लगाएंगे। तो इस संयोजकता को जब भी लिखते हैं तो उसके अंदर प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? किसी परमाणु के बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी हमने इसी को बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिसे कोई तत्व स्थिरता प्राप्त करने के लिए खो सकता है, प्राप्त कर सकता है। अभी और आगे चीज आएगी कि साझा कर सकता है। क्या आएगी? साझा कर सकता है। तो या तो ये दान करेगा, ग्रहण करेगा। खो सकता है मतलब दान करेगा, प्राप्त कर सकता है मतलब ग्रहण करेगा, ये आएगा। इसका मतलब संयोजकता से हम जान सकते हैं किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ कैसे संयोजित होंगे। अब यहां से असली चीज चालू होगी। समझ में आ रहा है? अभी हमने एक ही बात बोली कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, एक देगा, लेकिन लेने वाला कौन होगा उसको भी देखना पड़ेगा। जबरदस्ती तो नहीं हवा में दे देंगे। मैंने क्या बोला? उसके पास में तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा जब दूसरा कोई मजबूत बल वाला आएगा उसको खींच पाएगा, तब। ऐसे नहीं जाएगा। आ रहा समझ में? ऐसे जाने लग जाते तो फिर रिएक्शन जो होगी वो उसी के साथ कर पाएगा जिसमें वो क्षमता हो। कैसे? अभी हमको पता चलेगा। इतना समझ में आ रहा है? चलो, यहीं पर मैंने एक चीज और लिखी। मैंने यहां पर क्या लिखा? तो मैंने एक चीज लिखी, मैंने लिखा क्लोरीन। क्या होता है ये? 17 33 लिख दूं अभी? ठीक है। 17 को कैसे लिखूंगा? तो 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बाहरी कक्षा जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। मतलब यहां 2 होंगे, यहां पर कितने होंगे? कितने होंगे? 8। ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें कितने होंगे? कितने होंगे? 7 होंगे। ऑक्टेन नियम ये बोलता कि चाहिए कितने? अब ये 7 त्याग करे कि एक ग्रहण करे? तो ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब बात यह है कि यदि मैं पूछूं कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
तो हम बोलेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। लेकिन यदि हमसे कोई पूछेगा इसकी संयोजकता कितनी है, तो 1 आएगी। क्या आएगी? अभी हमने सिर्फ अभी संयोजकता पे आते हैं कि यह संयोजकता निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए 2 चीजें हैं। यदि संख्या 4 से कम होती है तो उसी को संयोजकता मानते हैं, और 4 से ज्यादा होती है तो 8 में से उसको माइनस करते तब निकलती। इस पे कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, यह है संयोजकता। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले केस में आपसे पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, तब आप बोलोगे 7, लेकिन पूछेगा संयोजकता, तब बोलोगे 1। क्या बोलोगे? 1 इसकी संयोजकता है। फिर क्या हुआ? तो मैंने बोला कि 2 चीजें, एक सोडियम है, बोलो, बोल सकता हूं, और एक ये है। सही है क्या? ये कितना होगा, ये कितना होगा, ऐसा ही कुछ होगा। इसकी क्या कंडीशन है? तो ये बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, त्यागना। क्या करना है? त्यागना। और ये क्या बोलता है? एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, क्यों करना है? क्योंकि ऑक्टेन का नियम बोलता है। बोलो, सही है। इसका मतलब एक ऐसा तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, एक ऐसा तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। इनके बीच में तुरंत बंध बनेगा, और बनेगा क्या? तो ये बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इस पे प्लस, इस पे माइनस। लेकिन ये होगा क्या? आयनिक बंध, आयन में आएगा। बंध कैसा होगा अभी हम उस पे आते हैं। बोलो, एक ने क्या करा? तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो आयन बनेगा। क्या बनेगा? आयन। तो इनके बीच में जो बंध होंगे उनको आयनिक बंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। तो ये तुरंत क्या कर लेंगे? बंध बना लेंगे। फिर मैंने बोला, मैंने ऐसा भी कुछ पढ़ा है, बोलो, पढ़ा है? चलो, इसके क्या हालचाल है? तो ये अकेला है। इसके क्या हालचाल है? तो अभी हमको दिखे। इसके पास क्या हालचाल है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सही है। तो इनके बीच में कौन सा बंद होगा उसको भी देखेंगे, है ना? अब ये क्या है? यहां इन्होंने राजी खुशी काम हुआ है, इसने बोला हाओ भैया, ध्यान देना। लेकिन यहां पर अब राजी खुशी काम नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? अब यहां से जो होगा, अब हम बंद समझेंगे, बंद कौन सा बनेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। ऑक्टेन नियम क्या बोलता है? ऑक्टेन नियम क्या बोलता है इसको हम समझते हैं। ऑक्टेन नियम यह बोलता है कि बाहरी कक्षा में कितने होना? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होना? 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन परमाणु को स्थिर करने के लिए जरूरी है। चलो, अब उसको दर्शाने के लिए हम ऐसे गोले बनाने की अपेक्षा, एक वैज्ञानिक थे लुईस, उन्होंने क्या बोला कि इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, ये गोले बना बना के। ऑक्सीजन हमको पता है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कार्बन का कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। सही है। चलो, जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें कितने आएंगे? 6। इसका जब लिखूंगा तो कितने आएंगे? ऐसा ही आएगा। इसका मतलब जब कार्बन होगा तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बस। यदि मैं ऑक्सीजन को लिखूंगा तो कितने होंगे? कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन दोनों भूखे, दोनों को चाहिए। सही है ना? ये बोल रहा 2 दे दो, वो बोल रहा 4 दे दो। सही है। अब ये दोनों, अब यहां क्या है? दान कर नहीं सकते क्योंकि दोनों मांगने वाले। दान कब कर सकते हैं? जब एक ग्रहण करने वाला तब ये देगा, जैसे NaCl बना, है ना? अब ये क्या है? तो ये क्या करेंगे? तो साझा करेंगे। भाई हमको बंद समझना, ऑक्टेन का नियम पूरा होगा, संयोजकता होगी किस आधार पे? तो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, या इनका साझा होगा। क्या होगा? साझा होगा। तो इसने क्या करा? तो इसने बोला कि मेरे को 4 चाहिए, इसने बोला 2 चाहिए। तो इसने क्या करा कि इसके कार्बन के 2 के साथ साझेदारी करी। क्या करी?
साझेदारी करी। बोलो, इसने भी इधर क्या करी, साझेदारी करी। ये खुश हो गया कि भैया मेरे पास 8 की गिनती पूरी, इसने भी गिनती पूरी। इसने बोला तुम हमसे साझा करो तो हम भी करेंगे, हम भी पूरे, हम भी पूरे। बना क्या, बना क्या, ये क्या बोला समझो। अब बात यह है कि ये बोलता है कि मुझे 2 की जरूरत है, ये भी बोल रहा है 2 की जरूरत, लेकिन ये बोला 4 की जरूरत है। कितने की? तो यदि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऑक्सीजन का काम जो है हो जाएगा, लेकिन कार्बन का काम नहीं होगा। इसलिए कार्बन कितने आए, 2। तो 2 इसको जरूरत है, 2 इसको जरूरत है, 4 इसको जरूरत है, इसलिए क्या बनेगा, CO2। लेकिन यहां पर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। क्या हुआ, साझा। तो इसको क्या बोलेंगे, अब हमको वो समझना है। अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि इस अष्टक को पूरा करने के लिए क्या क्या हो सकता है। ग्रहण करेंगे, दान करेंगे या साझा करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। वही चीज यहां पर बोलिए, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक क्या को ग्रहण करेगा, है ना, इससे दोनों आयन बन जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। इसको आप बोल सकते हो Na, बोलो, इसको Cl बोल सकते हो। ये बन गया Na प्लस, ये बन गया Cl माइनस, बोल सकते हैं। वैसे ही यहां पर या तो शेयरिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। बोलो, कोई बता सकता है ये कौन होगा? तुम तो ये गिनो 7 होने चाहिए बाहरी कक्षा में, अभी तो 8 है, लेकिन एक तो इसका है ना। मैं पूछ रहा ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो? कौन होगा? फ्लोरीन का कितना होता है, 9, लेकिन ये पहली कक्षा में 2, दूसरी में 7, तो ये मैंने बोल दिया फ्लोरीन होगा। दूसरा और कौन होगा जिसकी बाहरी कक्षा में 7 है? फिर आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो ये 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, आ तो 18 सकते हैं। हाँ, आप कितने चाहिए, 7। ये कितना बन रहा है, ये 7 चाहिए, क्या बनेगा ये 17 पे क्या आएगा, क्लोरीन। क्या आएगा, क्लोरीन, मतलब ये क्लोरीन होगा। ये फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करेंगे, साझेदारी कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, साझेदारी। क्या कर लेंगे, सही है। अब ध्यान दो, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं तो क्लोरीन को भिड़ाना चाहता हूं एल्यूमिनियम के साथ। अब समस्या क्या हुई, ये बोल रहा है कि भैया हम तो 2, 8 और 7 है, एल्यूमिनियम क्या बोल रहा है कि 2, 8 और 3 है। ये बोल रहा है 1 चाहिए, ये बोल रहा 3 दूंगा भैया, 1 से काम नहीं होगा, तुम 3 आओ तब मेरा काम होगा। कितने आओ, 3 आओ। इसका मतलब ये क्या होगा, तो फिर हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा, अरे आगे फार्मूले बनेंगे ना, तो फिर क्या होगा, ये कब बनेगा, जब क्लोरीन 3 आएंगे तब एल्यूमिनियम का काम होगा। नहीं तो एक देके भी वो तो ऐसा ही रहेगा, फिर मतलब क्या रहेगा, सही है। तो क्लोरीन क्या चाहता है कि ये 1 ग्रहण कर सकता है, ये 3 दे सकता है, तो बोलेगा मैं 1 दे भी दूंगा, 2 बचेंगे, मेरा काम थोड़ी हुआ। तो फिर कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन। कितने आएंगे, 3 क्लोरीन। इतना समझ में आ रहा है, कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन। अब कैसे संयोजकता को निकालते हैं वो चीज पर आते हैं, ठीक है, कैसे इसको निकालेंगे। तो आखिरी कक्षा जो भी तत्व की वैलेंसी यानी संयोजकता की गणना करने के लिए सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब ये अपने को नहीं आए तो अपने काम की चीज नहीं है, ये अपन पहले करके आ चुके हैं, समझ में आ रहा है। पहले वो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इसकी वैलेंसी का पता चलेगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है तब वैलेंसी क्या होगी, तो उसी के बराबर हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तब हम वैलेंसी या संयोजकता निकालने के लिए 8 में से उसको घटाएंगे। किसमें से, 8 में से। तो ये जो क्लोरीन होगा इसका क्या होगा, सही होगा, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7।
तो यहां पर संख्या मैंने बोला कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7। तो 7 है तो उसको क्या करेंगे, तो 8 में से जब इसको घटाएंगे, ये इसकी वैलेंसी आई, मतलब संयोजकता है। क्या इसकी संयोजकता। तो इस केस में जब क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 है, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है, कितनी है, हाँ 1 है। कितनी है, 1 है। संयोजकता कितनी है, 1 है। तो इसको ध्यान रखना है, जब भी 4 से संख्या ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो संयोजकता बदल जाएगी, संयोजकता बदल जाए, इसका ध्यान रखना है। अब 4 वाले में क्यों गड़बड़ है, क्योंकि उसको दे या ग्रहण करे दोनों बराबर है, दे या ग्रहण करे दोनों बराबर है। इतना क्लियर है। तो यहां लिखा हुआ ये इतना अपने को समझ में आ रहा क्या, बोलो, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा कि नहीं। उसने बोला इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो संयोजकता क्या होगी, तो 8 - 6 2, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे तो हम 8 में से घटा के निकालेंगे। समझ में आ रहा है। ये क्या है, जिंक है, सही है। इसका क्या होगा, तो हमको पता है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, कितने हो गए 28। अब चौथी कक्षा में कितने आ रहे, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। वैलेंसी भी कितनी, 2, क्योंकि 4 से कम है, 4 से कम। अब क्या होगा, अब हमसे एक चीज ज्यादा पूछी जाएगी। अभी तक हमसे पूछा एटॉमिक नंबर बताओ, फिर हमसे पूछा क्या, एटॉमिक मास बताओ। अब वो पूछेगा, अब क्या पूछेगा, अब उसने बोला कि ये यदि मेरे पास मैग्नीशियम है, अब मुझे इसकी जानकारी थोड़ी ज्यादा चाहिए। आप इसका मुझे जेड भी बताओ, आप मुझे इसका ए भी बताओ, आप मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताओ और वैलेंसी भी बताओ। कुछ समझ में आ रहा है। और क्या बताना है, तो इसकी वैलेंसी भी बताना है। तो हमने बोला जेड कितना होगा, ए कितना होगा, 24। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12। यदि इलेक्ट्रॉन 12 होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, होगा। फिर बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंसी कितनी, 2। वैलेंसी कितनी, 2, क्योंकि 4 से कम। अब ये जानकारी अपने से पूछे, समझ में आ रहा है। तो 1 से 30 तक जितने भी होते हैं उनकी अब हमको वैलेंसी पता हो। यदि आपको वैलेंसी पता हो गई तो आप ये बता पाएंगे इस पे कितने प्लस कितने माइनस आएंगे। समझ आ रहा है। ये mg है, इसके ऊपर यदि वैलेंसी आपको पता है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएंगे, तो 2 प्लस आएंगे। यदि इसके बाद वाला एल्यूमिनियम पता है तो इसके ऊपर 3 आएंगे, क्योंकि वैलेंसी उसकी 3 निकलेगी। और 8 में से माइनस करेंगे तो माइनस वाले आएंगे, लेकिन वैलेंसी कभी भी प्लस माइनस नहीं होगी। वैलेंसी में शुरू में देखा था वो हमेशा संयोजकता हमेशा पूर्ण संख्या होगी, उसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाते। आप वैलेंसी को ऐसे -3 या +3 नहीं बोल सकते, ये सिर्फ 3 होगी। अब वो ग्रहण कर रहा है या त्याग कर रहा है, वो हम उसकी गणना करके निकालेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। रासायनिक बंध आएगा, लेकिन इसको हम कल चालू करेंगे। कब चालू करेंगे, कल चालू कर, रासायनिक बंध को कल करेंगे। अभी तक जो है यहां तक आना, कल से जो है इसका बहुत बहुत